वहां से अपने बच्चों को मैं लेके आया और सर के पास में गया और कहा कि सर मेरी ये उम्मीद है और मैं बड़ी तलब के साथ आपके पास आया हूं कि मेरे बच्चों की तालीम। मैं सर को जुबानी तो बहुत दिनों से जानता था, लेकिन अभी माजी करीब में 2 सालों से सर से मेरा रिश्ता जुड़ा है। उससे कबल सन 2009 में इंस्टीट्यूशन की डिफेमेशन के लिए फाइल कर रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए फाइल कर रहे हैं। कानून के दायरे में वो जो भी डिफेमेशन केस होता है, सिविल केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, मैंने गलत किया है, सही किया है, अब इसका जवाब मेरे को जुडिशरी से मिलेगा, क्योंकि मुझे इस देश के और अपने देश के कानून पे बहुत भरोसा है। सही गलत किया है जो मैंने पेपर्स, हम कोर्ट में साबित करेंगे। लेकिन एक बार फिर आप लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में एक दिन के समय में आप लोग सब आए, और यकीन है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आगे भी होगा या आगे भी बढ़ने की कोई कोशिश करेगा, तो मुझे मालूम है अगर कानून के दायरे के बाहर निकल के किसी ने भी काम किया या कोई भी राजनीति दबाव में लोगों ने काम किया या कोई भी ऑफिसर ने दबाव में काम किया, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना संयम रखने की एक हद होती है। ऐसे मजबूर मत कीजिए कि इतना अत्याचार भी मत कीजिए कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़े, क्योंकि हम लड़ने के सब खिलाफ है। लेकिन किसी को भी इतना परेशान मत कीजिए और अपने पावर का मिसयूज नहीं कीजिए। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के द्वारा, अगर कोई वार्तालाप, कोई पेपर या गैर कानूनी चीज आपको लगती है, आपके लिए मेरा ऑफिस खुला है, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल बंद करना ये मेरा मकसद नहीं था, ये सिर्फ आप लोगों तक बात पहुंचाना मेरा मकसद था। शायद मेरे टीचर्स मेरे निर्णय से खुश नहीं होंगी, लेकिन कल सारा पहाड़ी में वहाँ तक जितने स्कूल है, ये स्कूल को संभालने की जिम्मेदारी जैसे संस्था चालक करते हैं, ये शिक्षक लोग करते हैं, ट्रस्टी करते हैं, उसको ताकत देने की जिम्मेदारी ये आमदार खासदार के रहते हैं। आमदार खासदार जो है कपिल पाटिल है, शिक्षक संगठन के है। मैं आमतौर पे खासदार आप चुन के मुझे देते हैं, दोबारा दिया, मैं 4 दफे एमएलए था, वहाँ की जनता ने मुझे चुन के दिया, लेकिन कभी किसी शैक्षणिक संस्था को मेरे तरफ से कभी भी धोखा हुआ नहीं, कभी भी हुआ नहीं। ये जब 9 तारीख का मैं समझता हूँ कि हादसा ही यही है। मुंबई महानगर पालिका ऑफिसर लोग जो आए, पुलिस लोग आए, उनको मैं बोलता हूँ कि चलो इसी सभा में, इसी मंडप में आपका मैं सत्कार करूंगा, आप सब रहेंगे मेरे साथ। इसी मंडप में, इसी ग्राउंड में मैं सत्कार करूंगा कि मैं 10 चीजें ऐसे दिखाऊंगा एरिया की। इलीगल काम चालू है, खाली 10 है तो 100, 10 चीजें ऐसे पुलिस को दिखाऊंगा। वहां ड्रग माफिया बैठते, दारू बेचने वाले बैठते, रास्ते पे गैरेज चलाते, ये सब चलता है, तो उसके पास ध्यान देने की आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? उसके बाद ध्यान नहीं देते। ये 10 जो यहाँ की समस्या, खाली 10 मैं दूंगा, ये क्लियर करके दे दो एक दिन में। मैं सबको सत्कार करूंगा इधर शिवाजी पार्क में लेके, उधर जाके। अभी देखो कि किसी आमदार को, किसी खासदार को, किसी भी लोक प्रतिनिधि को शोभा देती नहीं। ऐसी बात यहां हो गई। शिवसेना भाजपा हम अलायंस में है, कपिल जानते, कपिल तो बहुत पुराने राजनीति में, लेकिन जो जिस ढंग से ये
CWC में हमारी स्कूल चल रही थी, तभी ये तर्रेबाज अधिकारी आए और जिस तरीके से तपास किया, क्या ईडी का मामला था, क्या इनकम टैक्स का मामला था, क्या इलीगल कुछ काम करता है अजय कौर? और अगर समझो ये बिल्डिंग बनाई है, ये लीज के कॉरपोरेशन ने स्कूल के लिए आरक्षण किया था, इस आरक्षण अगर नहीं होता, ये आरक्षण के ऊपर स्कूल नहीं बनता तो झोपड़ी बनती थी। झोपड़ी अगर बनती थी तो कितना परेशानी यहाँ के लोगों के लिए आती थी, लेकिन अच्छा स्कूल बनाया, अच्छा स्कूल चलाते, ना केवल स्कूल चलाते कि कोविड के समय में मैं छाती ठोक समय बहुत दफे मेरे पार्टी के सम्मेलन में, पार्टी के चर्चा में मैं बोलता हूँ कि एकमात्र मेरे मतदार संघ की ऐसी CWC स्कूल है कि कोविड के समय में बच्चे की 2 करोड़ रुपए की फी की माफी अजय कौर साहब ने की है। ये शोभा देती नहीं है किसी भी MLA को, कितना भी बड़ा हो और सत्ताधीश हो, प्रतिमा मलिन कर डाली है खुद की और अपनी पार्टी की भी। और ये सब बातें मैं जब भी मैं नहीं था इधर, कौल साहब का फोन था, मैं बोला चिंता मत करो, आप जो कुछ आपका कागजात है, जो कुछ आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कागज है सब दिखाओ, उनको दिखाओ, जो हम लोग सही करते हो आप देखेंगे, चेक करो। लेकिन ये जो अधिकारी आए थे उसको तो मैं सबक सिखाने वाला हूँ, किसी बात है। उनकी जो मिजाज सुधारने वाली है, मैं अभी जो है ये वेस्ट वाले कौन है अधिकारी सब मुझे मालूम है, क्या उनका धंधा चलता है ये भी मुझे मालूम है। अच्छी स्कूल चलती है, उधर बच्चे लोग पढ़ते के समय में आते, मेजरमेंट लेते, क्या आपको जो अधिकार दिया उसका इस्तेमाल करो अच्छी ढंग से। और मैं अजय कौल उसके सिवा भी बहुत काम अच्छे करते, एकता मंच उनका चलता है। कोविड के समय में अजय कौल ने कितनी लोगों को मुंबई शहर में, इस एरिया में सबको अनाज बांटा, ये किया। भाई ये सब चीजें मैंने लिख के कमिश्नर को तुरंत खत भेजा है। मैं पत्रकार को मैं देता हुआ आपको, मैंने जो लिखा है उसमें लिखा, और ये खत मैंने देवेंद्र फडणवीस को भी भेजा है, ये खत अमित साटम को भी भेजा है, ये खत मैंने ये उनका जो अध्यक्ष है मुंबई शहर का अपना आशीष शेलार जी, उसको भी खत भेजा है मैंने। और मैं पूछूंगा जाके क्या इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये आपका पार्टी का नाम खराब करने वाली आपकी यहाँ की MLA है। और देखिए कि ये जिम्मेदारी बनती है मेरी, क्या कपिल की, क्या हमारे पूर्व माजी उपमहापौर देव साहब की, क्या सबके, हम जितने यहाँ भी पॉलिटिकल सब पार्टी के लोग बैठे हैं सामने, सब ऊपर आते नहीं है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि पॉलिटिकली अजय सर किसी को पकड़ के दबाव डालते। सब पार्टी के लोग हैं उनके साथ जुड़े, सबको मदद होती है, सब बच्चे यहाँ शिक्षा लेते हैं, बड़े होते हैं, तो यह सब चलने वाली, अच्छी ढंग से चलने वाली है संस्था। इस संस्था को यहाँ डैमेज करने का काम जो किया, उसका मैं यहाँ के खासदार के नाते उसका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। और अजय सर के साथ हम सब लोग रहेंगे, हम लोग सदा के लिए रहेंगे, कई गलत काम अजय कौल करेंगे नहीं। और इसको अगर कोई परेशान करने की अगर कोई कोशिश करेंगे तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। ये आने वाले दिन में करूँगा, इतना विश्वास में आमतौर पे आपके इस पेरेंट एंड टीचर्स एसोसिएशन के सम्मेलन में मैं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे मैंने कहा कि ये स्कूल की बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनी है
और 40 साल या 30 साल पुरानी बिल्डिंग जब बनी है तो यकीनन अगर कोई इसमें माइनर चेंजेस होंगे या कोई प्लान के मुताबिक कोई चीज़ ये हटाई गई होगी यहाँ से वहाँ, तो उसका हम लोग या तो पेनल्टी भरेंगे जो बीएमसी के रूल्स में है, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। और अगर बीएमसी ने ये कहा कि भाई ये नियम में नहीं बैठता है, इसका डिमोलिशन होना चाहिए, तो यकीनन जो चीज़ें रूल्स में नहीं होगी तो हम रूल्स के खिलाफ जाके तो कुछ काम नहीं करेंगे। यकीनन वो जो भी हमें कहेंगे ये नियम के बाहर है, उसका हम डिमोलिशन खुद करेंगे। दुख उस बात का नहीं है या जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसका भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि पिछले 42 सालों से बीएमसी स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आता है और इंस्पेक्शन साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने में इंस्पेक्शन होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग बिल्डिंग प्रपोजल में हम लोगों ने सीसी के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए या आईओडी पास होती है, उसके लिए बीएमसी अधिकारी आके बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। अभी वो कहते हैं कि ओसी नहीं ली गई है, तो अगर आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओसी के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, लेकिन ओसी के कंप्लायंसेस इतने 30-32 होते हैं कि वो हमें कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। अभी 1-2 जो एनओसीज हैं वो आने के बाद हमें ओसी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है हमने वो अगर आप मलाड के इसको ये देखिए, अगर आज जो प्रेजेंट जो बिल्डिंग में बैठे हैं इसका ऑक्यूपेशन पूरे 5 माले तक का है, और जो अभी कह रहे हैं कि आपने ये जो नियमों का उल्लंघन किया फायर एनओसी का, अगर आप देखेंगे सीआरजेड का मैंने अभी आपको पेपर दिया कि सीआरजेड की एनओसी हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ली है। कहने का मतलब क्या है कि सीआरजेड का क्लैरिफिकेशन तो बीएमसी दे सकती है, क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया है, उनको पता है कि नियम में क्या बैठा है। दुख उस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का है कि जब आप बहुत सारे लोगों को खड़े करके अनोनिमस 40-50 कंप्लेंट डालते हैं और किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलने का हक नहीं है। तो इस बात के लिए मुझे आज भी खेद और दुख है। सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इस सब की शुरुआत कब हुई उस बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने भारती जी के साथ भी किए हैं पास्ट में, तो अगर थोड़ा सा बताएं हमें। कई सारे कार्यक्रम में वो जुड़ी भी रही है। हमारी ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर भारती लवेकर जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 2018 तक उन्होंने 2 बार मुझे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों अवार्ड 2 बार दिया। वो जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने मुझे 2 साल लगातार अवार्ड दिया। एक बार उन्होंने मेरे पास उनका सर्टिफिकेट है जो उन्होंने साइन किया है। तो एक है कि उन्होंने मेरे एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए मुझे अवार्ड दिया उनके हाथों से, और दूसरी बार मेरे सामाजिक कार्यों के लिए मुझे अवार्ड दिया गया। ये लगातार 2 साल उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं मालूम है कि 2019 तक तो हम बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को अवार्ड देते हैं, या मुझे जैसे महाराष्ट्र शासन ने 2002-3 में बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, तो मेरी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई या जो भी उनके प्रोसीजर है उन्होंने वेरिफिकेशन करके मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 4 सालों में मेरा कैरेक्टर इस बुढ़ापे में 65 ईयर्स के कैसे ख़राब हुआ, या ऐसी कौन सी इलीगैलिटी स्कूलों में नज़र आई जो 40 साल तक किसी को नज़र नहीं। सर, उनका ये कहना है कंप्लेंट का ये कहना है कि सर एक्चुअल जो आपका सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें 10 रुपीज़ ईयरली आपको फीस वसूल करना चाहिए। नाउ यू आर चार्जिंग 70,000 to 1 lakh rupees. That is what is the point of contention. Once you say please read the agreement, I am supposed to admit 10% of the students recommended by the municipal corporation. It is not 10% fees. It is students which are recommended by the municipal corporation, that is 10%. And as per the Maharashtra State Act and as per the Supreme Court orders, any educational institution, my fees is the most meager fees in this present institution as far as the locality is concerned, because I am catering to the underprivileged class of the society. As far as you are talking about CBSE schools, CBSE school has its training, its syllabus, its curriculum, its teaching aids, its smart board. So the fees are charged, and that is also permissible as per the Supreme Court orders. सर, ऑल्सो कहा जा रहा है कि 1 रुपीज़ लीज पे लिया गया था, उस बारे में अगर सर कुछ क्लियर। मैंने ऑलरेडी ये बात को बहुत डिटेल में क्लियर किया है कि 1 रुपी प्लॉट नहीं था। जब मेरे को सैंक्शन किया गया था
उसकी रेट्स लगाए गए थे 300 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते उसका 10% उन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के मुताबिक वो होता था 90,000 और 1,78,000 2 साल का ग्राउंड रेंट मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट बीएमसी को भरा। उसके बाद क्योंकि ये 2 प्लॉट 1035 और बाजू का प्लॉट इक्वली दिया गया था, तो हमको दोनों इंस्टीट्यूशन को 1 रुपया चार्ज किया गया था। और 1 रुपया चार्ज करने के बाद आप घड़ी घड़ी ये जो कह रहे हैं कि 1 रुपये में दिया गया था, हमारे यारी रोड के प्लॉट को उन्होंने 15,80,000 रुपया लगाया था, जो हमने लगातार भरा। बलाड के प्लॉट को उन्होंने 2,80,000 रुपीज़ लगाया, जो आज हर साल हम भर रहे हैं। और एक बात है ना कि 1 रुपया देने के बाद तो आप प्लॉट की बात करते हो, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके टीचरों की पगार, उसके नॉन टीचिंग स्टाफ की पगार, उसका मेंटेनेंस, बच्चों का बेंचेस, डेस्क, स्मार्ट बोर्ड्स, या जो मुझे असेसमेंट बीएमसी लगाती है, जो मुझे टैक्सेस लगाती हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आज ये स्कूल का 2 लाख के करीब है महीने का, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख रुपए में इंक्लूसिव है। Any more questions? Thank you so much.